पोएट्स और पेनकेक्स सारांश पोएट्स एंड पैनकेक्स समरी इन हिंदी लेखक के बारे में अशोकमित्रन 22 सितंबर 1931 - 23 मार्च 2017 एक प्रसिद्ध तमिल लेखक और साहित्य अकादमी विजेता थे। वह उन कुछ लेखकों में से एक थे जिन्होंने तमिल और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में धारा प्रवाह लिखा था। 6 दशकों में फैले करियर में उन्होंने कई मुद्दों पर 8 उपन्यास, 20 उपन्यास और सैकड़ों लघु कहानियां लिखीं। उन्होंने अपने करियर के शुरुआती साल चेन्नई के मशहूर मिथुन स्टूडियो में बिताए। यद्यपि उन्हें समाचार पत्रों के लेखों को काटने और चिपकाने का लिपिकीय कार्य सौंपा गया था, लेकिन उन्होंने मिथुन स्टूडियो की कार्यप्रणाली के बारे में बहुत कुछ सीखा, जिसे उन्होंने अपनी आत्मकथात्मक पुस्तक माय इयर्स विद बॉस में विनोदी रूप से दर्शाया। अध्याय का परिचय 1940 में स्थापित, लगभग 30 वर्षों के लिए मद्रास चेन्नई का मिथुन स्टूडियो भारत के अग्रणी और प्रभावशाली फिल्म निर्माण संगठनों में से एक था। प्रतिभाशाली एस.एस. वासन द्वारा स्थापित, इसमें 600 से अधिक लोग थे और तमिलनाडु और अन्य दक्षिणी भारतीय राज्यों के लिए फिल्में बनाईं। पैनकेक जेमिक स्टूडियो द्वारा उपयोग की जाने वाली मेकअप सामग्री थी। साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता तमिल लेखक अशोकमित्रन ने 1952 से 1966 तक जेमिनी स्टूडियोज के लिए काम किया। बाद में उन्होंने पुस्तक में माय इयर्स विद बॉस की याद ताज़ा की। पोएट्स और पेनकेक्स सारांश पोएट्स एंड पैनकेक्स समरी इन हिंदी निबंध पोएट्स एंड पैनकेक्स अशोकमित्रन की पुस्तक माय इयर्स विद बॉस का एक उद्धरण है। बॉस एस.एस. वासन थे, जिन्होंने जेमिनी स्टूडियो की स्थापना की, जिसने कई फिल्मों का निर्माण किया, जिसने भारतीय जीवन के हर पहलू को प्रभावित किया। अशोकमित्रन मिथुन स्टूडियो में अपने दिनों के बारे में बात करते हैं। वह अपने हास्य और जेंडर व्यंग्य के लिए जाने जाते हैं। वह हमें एक मेकअप सामग्री के बारे में बताते हैं। इस सामग्री का ब्रांड नाम पैनकेक था। इस सामग्री को स्टूडियो में खरीदा और इस्तेमाल किया गया था। वह उन चंद अभिनेत्रियों के नाम बताती हैं जिन्होंने उस सामग्री का इस्तेमाल किया। उनका सुझाव है कि मेकअप विभाग एक इमारत में स्थित था, जिसके बारे में माना जाता था कि वह रॉबर्ट क्लाइव की स्थिर थी। हालांकि रॉबर्ट क्लाइव के निवास के साथ कई इमारतें जुड़ी थीं, लेकिन यह सच नहीं था क्योंकि क्लाइव का भारत में रहना बहुत ही कम था। इसके अलावा वह मेकअप विभाग को राष्ट्रीय एकीकरण के प्रतीक और हेयर कटिंग सैलून के रूप में मेकअप रूम का विवरण देता है। पैनकेक और कई अन्य लोशन ने अभिनेताओं को बदसूरत बना दिया क्योंकि उन्हें एक फिल्म में प्रस्तुत करना आवश्यक था। मेकअप विभाग में एक 40 वर्षीय कार्यालय लड़का था जो स्टार अभिनेता या निर्देशक या गीत लेखक बनने का सपना देखता था। उसके सपने अधूरे रह गए, जिससे वह निराश हो गया। इसके लिए उन्होंने सुब्बू को दोषी ठहराया, जो नंबर 2 था और बॉस का पसंदीदा था। लेखक उन कवियों के बारे में बताता है जो खादी पहनते थे और मानते थे कि कम्युनिस्ट राक्षस थे। यहाँ तक वह कानूनी सलाहकार के बारे में भी बताता है जो कहानी विभाग का सदस्य था। वह विभाग में अजीब स्थिति में था और कहानी विभाग को बंद करने के साथ अपनी नौकरी खो दी। कानूनी सलाहकार ने एक बार एक प्रतिभाशाली अभिनेत्री के होनहार करियर के लिए अचानक अंत ला दिया था। जेमिनी स्टूडियोज ने भी 200 मजबूत मोरल रियरमेंट आर्मी (MRA) की मेजबानी की, जिसने सबसे अधिक पेशेवर तरीके से 2 नाटक दिखाए। नाटकों को अच्छी सफलता मिली और उन्होंने तमिल नाटक पर अपनी छाप छोड़ी। हालांकि बाद में लेखक को पता चला कि MRA वास्तव में एक कम्युनिस्ट आंदोलन था। लेखक हमें यहाँ तक कई क्षमताओं और दयालु व्यक्ति के आदमी सुब्बू के बारे में भी बताता है। हालांकि कार्यालय के लड़कों ने उससे जलन महसूस की और उसे शाप दिया। लेखक विनोदपूर्वक अंग्रेजी कवि की स्टूडियो में यात्रा के बारे में बताता है। हालांकि शाही तैयारी की गई थी, लेकिन उनके आने का उद्देश्य आने वाले लंबे समय के लिए एक रहस्य था। स्टूडियो में उन्होंने पहले कभी कवि का नाम नहीं सुना था। इसके अलावा उन्हें समझ में नहीं आया कि वह क्या बोले। कवि भी शायद चकित महसूस करता था। स्टूडियो में अशोकमित्रन का कर्तव्य कई मुद्दों पर समाचार पत्रों की कतरनों को काटना और उन्हें फाइलों में संग्रहित करना था।
हालांकि जिसने भी उसे अखबारों को फाड़ते देखा उसने सोचा कि उसके पास कोई काम नहीं है। इस प्रकार हर कोई उसके पास कुछ काम पहुंचाना चाहता था। लेखक ने द हिंदू में एक नोटिस देखा। एक ब्रिटिश समय समय पर एनकाउंटर नामक एक लघु कथा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। लेखक एक प्रविष्टि भेजने की इच्छा रखता है। हालांकि वह आवधिक की स्थिति जानना चाहता था। इसके लिए वे ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी गए। वहां उसने पाया। उन्होंने सीखा कि आवधिक के संपादक स्टीफन स्पेंडर थे, जो कभी जेमिनी स्टूडियो में आए थे। अपनी सेवानिवृत्ति के बाद वह एक पुस्तक जिसका शीर्षक द गॉड दैट फेल था। इसमें साम्यवाद की विफलता के बारे में 6 निबंध थे। इनमें से एक निबंध स्पेंडर द्वारा लिखा गया था। मिथुन स्टूडियो में स्पेंडर की यात्रा का रहस्य साफ हो गया। शायद उसका कम्युनिस्ट विरोधी दृष्टिकोण से कुछ लेना देना था।